देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दिल्ली सल्तनत, प्रशासन और कृषि व्यवस्था यानी कि मतलब है पूरा दिल्ली सल्तनत का सेकंड टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मतलब जो है, ये हमारा जो संस्थान है आईएसपीसीएस जुडिशरी यूजीसी नेक्स्ट के लिए समर्पित है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए हमारा, देखिए इसमें जो है पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुए? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण भारत का मतलब सॉरी सर्वाधिक मंगोल आक्रमण है किसके शासन काल में हो? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। देखिए अगर हम बात करते हैं मंगोल आक्रमण की बात करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा सबसे अधिक जो हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुए। आंसर बन जाता है हमारा ए, ये ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, लगान वसूल करने वाला प्रधान अधिकारी यानी रेवेन्यू कलेक्टर और परगना स्तर पर राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी कौन था? ए अमील, बी मुंशिफ, सी वली, डी साहिब ए दीवान। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है मतलब देखिए लगान मतलब वसूल करने वाला जो प्रधान अधिकारी वो होता था मुंशिफ, यानी कि जो है मुंशिफ जो है लगान वसूल करने वाला प्रधान अधिकारी और परगना स्तर पर राजस्व संबंधी विवादों का निपटारे करने वाला अधिकारी था मुंशिफ। तो आंसर बना हमारा बी, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण करने के सिद्धांत को क्रियान्वित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यानी कि देखिए पूछ रहा है यहाँ पर जो है पैमाइश के आधार पर यानी भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण करने वाला, देखिए यानी कि भूमि पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण करने वाला के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी गयासुद्दीन तुगलक। आंसर बनेगा इसमें अलाउद्दीन खिलजी, ये सी आंसर बनता है। देखिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया और जो है मतलब जो है ये लगान का निर्धारण के सिद्धांत को क्रियान्वित करने वाला प्रथम सुल्तान जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो आंसर बना सी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रण अधीन थी? दीवान ए रियासत, दीवान ए रिसालात, दीवान ए इंसा, दीवान ए अर्ज। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए आपका यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही मतलब जो है सॉरी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देख रेख करने वाला जो विभाग था वो दीवान ए रियासत था। यानी दीवान ए रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देख रेख करने वाला मंत्रालय था। तो आंसर बन जाता है ए, ये ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसकी मृत्यु के तत्काल बाद ही समाप्त हो गई क्योंकि, अब देखिए इसमें बताना है आपको, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसकी मृत्यु के तत्काल बाद ही समाप्त हो गई है। क्यों हो गई थी? देखिए, ए यह मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था की बलात् क्रियान्वित किया गया था, सी उपरोक्त ए और बी दोनों, डी अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी द्वारा इस व्यवस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं थी। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आंसर जो बनेगा हमारा, यानी कि ये दोनों बन जाते हैं। यहाँ मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, यह संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बलात् क्रियान्वित किया गया था। तो आंसर बन जाता है इसका सी आंसर बन जाता है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार के इक्ताएं प्रचलित थी जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी। यानी कि देखिए यहां पूछ रहा है मतलब जो है सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार की इक्ताएं प्रचलित थी
जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता थी। देखिए, ए सैन्य अनुदान के रूप में प्रदत्त प्रशासकीय एकता, एकता ए तमलिक या विनियोग हेतु प्रदत्त एकता, एकता ए इस्तगातल या वृत्ति संबंधी एकता, एकता ए वक्फ या धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की गई एकता। तो देखिए आंसर बनेगा इसमें ए, यानी सैन्य अनुदान, सैन्य अनुदान के रूप में प्रदत्त की गई प्रशासकीय एकता जो थी, मतलब देखिए ये मतलब इनमें सबसे महत्वपूर्ण एकता थी। यानी दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे, सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार की एकताएं प्रचलित थी, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता जो थी सैन्य अनुदान के रूप में प्रदत्त प्रशासकीय एकता थी। आंसर बना ए। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित एकता व्यवस्था का क्या तत्कालिक लाभ नहीं हुआ? यानी देखिए जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित एकता व्यवस्था का क्या तात्कालिक लाभ नहीं हुआ? इसमें देखिए, ए भू राजस्व नियमित रूप से वसूल होने लगा, पूर्व मध्यकालीन सामंतों को प्रभावहीन कर दिया गया, तुर्की अमीर वर्ग की बड़ी से बड़ी एकताएं प्रदान करके शक्तिशाली बनाया गया, राज्य को अपने वित्तीय साधनों का संवर्धन करने के दायित्व से मुक्ति मिल गई। आंसर बन जाए इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, एकता व्यवस्था के विकास में बलबन का क्या योगदान था? यानी कि उसने दवाब में तुर्की सैनिकों को प्रदत्त एकताओं की शर्तें और अवधि के बारे में जांच कराई, उसने वंशगत एकता के सिद्धांत का पूर्णतः तिरस्कार कर दिया, उसने एकतादारों की गतिविधियों की निगरानी एवं उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक विशेष मंत्री को नियुक्त किया, उसने एकताओं पर राज्य के नियंत्रण को सुनिश्चित किया। देखिए यहां पर क्या है, एकता व्यवस्था के विकास में बलबन का जो योगदान था, बलबन ने वंशानुगत एकता के सिद्धांत को पूर्णतः तिरस्कार कर दिया या त्याग दिया उसको। देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए आंसर बना आपका, देखिए ये आंसर बना इसका, देखिए ये बन जाता है हमारा बी आंसर, यानी बी आंसर बन जाता है। अब यहीं पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने एकता व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए? अब इसमें देखना हमने बताना अलाउद्दीन ने एकता व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए, ये चीज देखिए आप जो है, ए मुक्ताओं को केंद्रीय सरकार के अधिकाधिक नियंत्रण के अधीन लाया गया और उनके प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों में कटौती की गई। बी उसने नगद वेतन के बदले सैनिकों को प्रदत्त छोटी एकताओं को जब्त कर लिया और सैनिकों को नगद वेतन दिया जाने लगा। उसने बड़े बड़े सेनानायकों को प्रदत्त एकताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया। उसने मुक्ताओं को प्रदत्त एकता के भूराजस्व में उनके अंश या भागीदारी को कम कर दिया। देखिए आंसर बना इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखना है आपको, यानी कि ग्रंथ बताए गए उनमें जो है सुमेलित नहीं है। देखिए मिनहाज उस सिराज तारिक ए मुबारक शाही, जियाउद्दीन बरनी फतवा ए जहादरी, इसामी फतवा सलातीन, समस ए सिराज अफीक, तारिक ए फिरोज। देखिए आंसर बन जाता है इसमें जो रोंग है सुमेलित नहीं है वो ए, मिनहाज उस सिराज, ये रोंग है, आंसर बना ए। नेक्स्ट, अबवाब क्या थे? देखिए अबवाब धार्मिक कर जैसे जकात, पथकर, विविध प्रकार के कर थे जैसे गृह कर गरी, चरगाही कर चरी, सिंचाई कर आदि। डी व्यापारिक माल पर लगने वाला कर तथा सीमा शुल्क। देखिए आंसर बनेगा इसमें अबवाब जो थे वो विभिन्न प्रकार के मिसलेनियस कर थे एक तरह से। देखिए आप जो है, तो देखिए इसमें आंसर बना आपका सी। नेक्स्ट, इस्लामी कानून में ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखने का कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी सल्तनत काल में ब्राह्मणों से जजिया नहीं वसूल किया जाता था। इस सुल्तान ने इस छूट को वापस ले लिया और ब्राह्मणों पर भी
जजिया आरोपित किया? ए गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर बनेगा डी, फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर बन जाता है डी। नेक्स्ट, सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से किस पर चुंगी या कर आरोपित नहीं किए गए थे? एक कसाई, दलाल, मनोरंजन कार्य करने वाले, नर्तकी वाले या लेखकों पर। बी नील, मछली, रसिया आदि बिक्री पर। साबुन और तेल उत्पादन गृह कुम्हारों तथा ईंट के भट्टों का कर पर। भोजन गृह या पेशावर गायकों पर। देखिए आंसर बनेगा इसमें, देखिए वो बन जाता है आपका डी आंसर, यानी कि भोजन गृह और पेशावर गायकों पर, यानी आंसर बन गया इसका डी। डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस से स्पष्ट होता है कि खुम्स घनी राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत था? अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस से स्पष्ट होता है कि खुम्स घनी राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है? ए लूट में प्राप्त चौथा हिस्सा जिसका उपभोग सुल्तान करता था। अधीनस्थ शासकों से प्राप्त बलि या कर राशि। गैर मुसलमानों से वसूल किए जाने वाला इत्यादि कर। डी गृह कर। आंसर बन जाएगा इसमें ए, ये आंसर ए बन जाता है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों को अधिकतम जजिया का भुगतान करना पड़ता था? यानी कि जो है किस वर्ग के लोगों को अधिकतम जजिया का भुगतान करना पड़ता था? अब इसमें देखिए आपका, देखिए ए साहूकार, शराब, कपड़ा के व्यापारी, भूस्वामी, व्यापारी और चिकित्सक। दर्जी, रंगरेज, कलाकार और चर्मकार। स्त्रियां, बच्चे तथा दासों। ब्राह्मण, विद्वान तथा हिंदू लेखक। आंसर बन जाता है ए, इसमें ए आंसर बन जाता है, यानी कि साहूकार, शराब, कपड़े के व्यापारी, भूस्वामी, व्यापारी और चिकित्सक के लोगों को अधिकतम जजिया का भुगतान करना पड़ता था। नेक्स्ट, खिदमती शब्द को निम्नलिखित में से किस कथन के द्वारा सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? यानी कि खिदमती शब्द को किस कथन से के द्वारा सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? ए इसे पराजित भारतीय शासकों की बलि या करद राशि के रूप में वसूल किया जाता था। अमीरों एवं राज्य के उच्च अधिकारियों द्वारा सुल्तान को प्रदत्त उपहार। सी मुक्ताओं और मुक्ताओं के द्वारा राज्य के अंश के रूप में प्रदत्त लगाना, यानी इसमें जो है राज्य की सेना के बदले में दी जाने वाली भूमि पर आरोपित कर। आंसर बनेगा इसमें ए, ये ए आंसर बन जाता है, मतलब इसे पराजित भारतीय शासकों से बलि या करद राशि के रूप में वसूल किया जाता था, इसको खिदमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक अधिकारी के आधिकारिक कार्य उसके पद के साथ सम्मिलित नहीं है? वकीलेदार, शाही महल एवं गृहस्थ का नियंत्रक। अमीर ए हाजिब, शाही दरबार के उत्सवों का प्रमुख। अबकुर ए शाही अस्तबल का अधीक्षक। नायब ए मुल्क, उप प्रधानमंत्री या वजीर। अब देखिए इसमें आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि वो सम्मिलित नहीं है, वो डी सम्मिलित नहीं है, तो आंसर बन जाता है इसका डी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में प्रांतीय गवर्नरों द्वारा, यानी सल्तनत काल में प्रांतीय गवर्नरों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को रोकने का सबसे प्रभावशाली उपाय क्या था? यानी कि देखिए जो मतलब है इसमें देखिए, ए सुल्तान द्वारा गवर्नर को प्रांत वापस बुला लेना। गवर्नरों के उत्पीड़न के विरुद्ध जनता द्वारा ही सुल्तान को प्रतिवेदन देने के संबंध में अधिकार। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में गवर्नर का स्थानांतरण। डी न्यायिक मामले में प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध केंद्र में अपील करने का अधिकार। देखिए इसमें आंसर बनेगा बी, यानी कि गवर्नरों के उत्पीड़न के विरुद्ध जनता द्वारा सुल्तान को प्रतिवेदन देने के संबंधी अधिकार। तो आंसर बन जाता है इसमें बी, यानी कि मतलब जो है सल्तनत काल में प्रांतीय गवर्नर द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को रोकने का सबसे प्रभावशाली उपाय क्या था? गवर्नरों के उत्पीड़न के विरुद्ध जनता द्वारा सुल्तान को प्रतिवेदन देने संबंधी अधिकार। तो आंसर बना बी। नेक्स्ट, सल्तनत के प्रशासकीय प्रभागों का अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सही है? अब देखिए इसे बताना, अवरोही, अवरोही मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। देखिए अवरोही, देखो आरोही बढ़ते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में बताना आपको जो है।
अब देखिए इसमें आंसर बनेगा, देखिए सबसे पहले प्रांत, सिख, परगना एवं गण। इसका आंसर ए ही बन जाता है, तो इसमें ए आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में वजीर और 3 अन्य मंत्री राज्य के 4 स्तंभ माने जाते थे। इन 3 प्रमुख मंत्रियों में कौन सा सम्मिलित नहीं था? अब इसमें बताना है, देखिए इसमें जो ए दीवाने अर्ज ये भी था सैनिक विभाग, दीवाने रसाला धार्मिक मामलों का ये भी था, दीवाने इंसा शाही पत्राचार ये भी था, दीवाने ए खजान न्यायिक विभाग। अब देखिए इसमें जो है ये खजान नहीं माना जाता, आंसर बनेगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विभिन्न सुल्तानों द्वारा सर्जित विभागों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बकाया भू राजस्व की वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक तो राजस्व संबंधी दीवान ए मुश्तखराज विभाग की स्थापना की, बिल्कुल सही है। दीवान ए को ही यानी कृषि मंत्रालय मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा के शासनकाल में प्रमुख मंत्रालय था, ये भी सही है। दीवान ए बंदगा या दास विभाग का फिरोज शाह तुगलक ने गठित किया, ये भी सही है। तो उसमें देखिए दीवान ए खैरात सार्वजनिक दान धर्मार्थ विभाग की स्थापना लोधी ने की थी, ये रॉन्ग हो जाता है, तो आंसर बन जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, दीवान ए विजारत के अंतर्गत विशेष अधिकारी के अंतर्गत अनेक छोटे विभाग होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग अध्यक्ष सुल्तान के वित्त प्रबंध में वजीर की सहायता नहीं करता था? अब देखिए बताना, वजीर की सहायता नहीं करता था। देखिए ए मुंसरिफ ए ममालिक, मुस्तौफी ए ममालिक, दीवान ए मुश्तखराज यानी कि दीवान ए रियासत, आंसर बने इसका डी, ये सहायता नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के कुछ सुल्तान मंदिर विनाशक और मूर्ति भंजक के रूप में कुख्यात हुए और जिनके मूर्ति भंजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अब इसमें देखिए मूर्ति भंजन प्रथम उद्देश्य क्या था, देखिए ए मंदिर के अपार संपत्ति को लूटना, बी चूंकि इस्लाम मूर्ति पूजा विरोधी था अतः मूर्ति भंजन एक धार्मिक दायित्व है, सी इसके द्वारा भारतीय लोगों पर विदेशियों की श्रेष्ठता की धाक जमाई जाती थी, आंसर बना इसका सी। मुसलमानों का सैनिक धार्मिक उत्साह जाहिर करना, आंसर बन गया इसका सी, आंसर बन जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में उत्तराधिकारी का क्या सामान्य नियम था? ए जन्म की वसीयत के आधार पर, बी अंग्रेज अधिकार के अनुसार, सी पूर्व सुल्तान का नामांकन, डी अमीर के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमता एवं योग्यता। देखिए इसमें आंसर बन जाता है इसका, देखिए ये डी आंसर बन जाता है, यानी ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने में भूमिका अदा नहीं करता था? ए वजीर, अमीर, उलेमा, अस्थाई सेना का सेनानायक, आंसर बना इसमें वजीर, ये आंसर बन जाता है ए। देखिए मैंने आपके साथ ये दिल्ली सल्तनत डिस्कस किया है, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट है, फिर मिलेंगे।